मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट है 6th यूनिट। 7th यूनिट मैं अभी इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप लोग मैथ्स की पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डीआई उसी तरह से होगा, मैं बस सॉल्व कराऊंगी आपको और आप उसको देखते जाएंगे। तो पहले आप लोग मैथ्स का अभी हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तब तक मैथ्स का आप लोग सॉल्व कीजिए उसको। बेसिकली परसेंट और रेशियो और एवरेज, इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डीआई पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका 6th यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका सिलेबस कुछ इस तरह से है, जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है, और यूज ऑफ लैंग्वेज, कनोटेशन एंड डिनोटेशन टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये आपका है। इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एनालॉजीज कुछ हैं, उनको पढ़ना है। वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वेन डायग्राम से आप कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपका सिलोजिज्म दिया होता है उसको। उसके बाद आपका इंडियन लॉजिक में आता है, ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज, जो इंडियन लॉजिक जो हम लोग न्याय दर्शन वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, जो हमारे 6 तरह के प्रमाण हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। 6 तरह के जो प्रमाण हैं, शब्द, अनुमान, उपमान, इन सब के बारे में। ठीक है, और बेसिकली जो आपका न्याय दर्शन में अनुमान है, उसके बारे में आपको मतलब कि ज़्यादा एम्फेसिस के साथ पढ़ना है, जिसमें आपको अनुमान में व्याप्ति क्या होती है, हेत्वाभास क्या होता है, जो हमारा इंडियन लॉजिक है उसमें फैलेसीज, फैलेसी मतलब क्या होता है, हेत्वाभास। ठीक है, तो उसमें क्या फैलेसी है वो हमें देखना है, वहां पे फैलेसी को कैसे डिटेक्ट किया जाता था, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग वेस्टर्न लॉजिक पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो ऊपर आप ये सब देख रहे हैं वो सब मूड्स एंड फिगर, मेजर टर्म, माइनर टर्म, आपका सिलोजिज्म, ये सारी चीजें आपके इंडियन लॉजिक में भी होती थी, बट उसका थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पे चेंज मिलता है आपको। उसी चीजों को इंडियन लॉजिक को ही थोड़ा सा मतलब कि मॉडिफाई करके आपके वेस्टर्न लॉजिक में बताया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि व्हाट इज स्टेटमेंट, प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन उसी को कहते हैं कथन या प्रस्ताव। ठीक है, अ स्टेटमेंट विच हैज अ ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या है, जिसका सत्य मूल्य है, यानी कि अगर आप कुछ कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि राम एक क्या है, लंबा लड़का है। ठीक है, तो ये क्या है, हम राम को देख करके पता लगा सकते हैं कि वो लंबा है या छोटा है। ठीक है, उसका क्या है, एक ट्रुथ वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि वो, उसको हम लोग सत्य मान सकते हैं, सत्य साबित कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट जब हम उसको कहते हैं तो उसका ट्रुथ वैल्यू होता है। ठीक है, और उसको अगर हम साबित कर सकते हैं तो वो क्या होता है, आपका स्टेटमेंट होता है, सॉरी, स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा, एक मिनट, हाँ, दूसरा क्या है, ट्रूथ वैल्यू नॉन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कह सकते, वो क्या होता है, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे कि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, या कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, उसको हम लोग एक सत्य साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही एक प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होता है। कोई भी पूछताछ हम करते हैं, इंक्वायरी वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है, ट्रुथ वैल्यू में नहीं ली जाती। एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट या प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, इसका मतलब क्या होता है, द स्टेटमेंट दैट फॉर एवरी प्रीपोजिशन आइदर दिस प्रीपोजिशन और इट्स नेगेटिव इज ट्रू। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल क्या होता है, मतलब कि इन दोनों का मिडिल, यानी कि जैसे स्टेट दैट फॉर एवरी प्रीपोजिशन आइदर दिस प्रीपोजिशन और इट्स नेगेटिव इज ट्रू। ठीक है,
अगर हम कोई प्रीपोजिशन कह रहे हैं, जैसे यही एक प्रीपोजिशन है, राम एक लंबा लड़का है, ठीक है, राम इज ए टॉल बॉय, तो या तो हम इसको सही कह सकते हैं या फिर राम को हम क्या कह सकते हैं, छोटा कह सकते हैं, ठीक है, या तो ये सही है या इसका नेगेटिव, यानी कि राम लंबा नहीं है, ये सही है, ठीक है, इसका बीच का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बीच का हम कोई टर्म नहीं निकाल सकते कि राम छोटा है या बड़ा है, उसका बीच का हम नहीं निकाल सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। कोई भी प्रीपोजिशन का या तो वो प्रीपोजिशन सही होगा या उसका नेगेटिव यानी कि उसका अपोजिट सही होगा, उसका मिडिल कुछ भी चीज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको ये तीनों समझ में आया। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, नॉन स्टेटमेंट एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, क्लियर है। और ये भी मैं इसमें बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप लोग को एक चीज या एक क्लास नहीं समझ में आएगी तो फिर आगे आप लोग उसको नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी मैथ्स की तरह ही है। मैथ्स में जैसे आपको सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। हाँ जी जी। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है। एक स्टेटमेंट तो हमने बता दिया कि कोई भी हम एक सेंटेंस कह रहे हैं वो क्या है, स्टेटमेंट। अब सेंटेंस कैसा होना चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कोई इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, उसी को प्रीपोजिशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज मेड अप ऑफ प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, ठीक है, प्रीमाइस और कंक्लूजन से मिलके क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट बनता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, एक प्रीमाइस और एक कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो प्रीमाइस को ही हम क्या कहते हैं, परिसर, ठीक है, ये हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, प्रीमाइस मतलब परिसर होता है, ठीक है। तो तर्क, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है, तर्क, ठीक है। एक तर्क किससे बनता है, एक परिसर और एक निष्कर्ष से बना होता है, ठीक है। एक प्रीमाइस और एक कंक्लूजन से मिलकर के हम क्या बनाते हैं, एक तर्क या एक आर्गुमेंट बनाते हैं, ठीक है। परिसर क्या होता है, किसी चीज के बारे में एक कथन, जो हम स्टेटमेंट, जो हम सेंटेंस कह रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस में जो हमने ये प्रीपोजिशन या स्टेटमेंट पढ़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी हम प्रीपोजिशन दे रहे हैं, एक कथन जो हम दे रहे हैं वो क्या है, आपका परिसर है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है, एक बयान दो या दो से अधिक परिसरों को जोड़ता है, ठीक है। मतलब कि बयान यानी कि ये जो निष्कर्ष है वो क्या करता है, जो आपका परिसर है उसके द्वारा वो क्या करता है, एक निष्कर्ष निकालता है, उसको जोड़ करके उसको हम लोग क्या कहते हैं, तर्क, सॉरी, निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। और एक तर्क किससे बनता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन से मिल करके बनता है, मतलब परिसर और निष्कर्ष से मिल करके क्या बनता है, तर्क बनता है, ठीक है। फिर आपका आता है सिलोजिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युक्ति वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा आर्ग्यूमेंट में क्या था, एक प्रीमाइसिस और एक प्रीमाइस और एक कंक्लूजन था, ठीक है। लेकिन सिलोजिज्म में क्या होता है, दो प्रीमाइस से मिल करके क्या निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। सिलोजिज्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम का भी यूज करते हैं। जैसे हमने सिलेबस में आपको पहले ही बताया कि वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम का यूज जब हम सिलोजिज्म को सॉल्व करने के लिए कभी कभी हम वेन डायग्राम का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलोजिज्म याद रखिएगा, दो प्रीमाइसेस, ठीक है, P1 P2 और कंक्लूजन C रहता है इसमें, P1 P2 और C, ठीक है। ये तीनों मिल करके क्या बनता है, सिलोजिज्म बनता है। काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट ही होता है ये भी, ठीक है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, विच इज द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द टू प्रीमाइसेस, ठीक है। जब दो प्रीमाइसेस से कंक्लूजन को निकाला जाता है, जब दो परिसर से एक निष्कर्ष निकाला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलोजिज्म या फिर युक्ति वाक्य कहते हैं, ठीक है। आगे यही चीज आपके काम आने वाली है। लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली आपको सिलोजिज्म ही यूज होता है, आर्ग्यूमेंट हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक प्रीमाइसिस से कंक्लूजन ड्रॉन करना या कंक्लूजन निकालना हमारे लिए इजी नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या है कि सिलोजिज्म का यूज करते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग में।
जहाँ पे हमें दो प्रीमाइसिस के द्वारा एक कंक्लूजन क्या करना होता है, निकालना होता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रीमाइसिस 1 में दिया है ऑल एक्टर आर अ सेलिब्रिटी। ठीक है, ऑल एक्टर्स आर सेलिब्रिटी एंड प्रीमाइसिस 2 में दिया है एस आर के इज एन एक्टर। ठीक है, तो कंक्लूजन आपका क्या निकला, एस आर के भी क्या होगा, एस आर के भी क्या होंगे, सेलिब्रिटी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमाइसिस आपका 1 प्रीमाइसिस 2 के अनुसार या उनके बेसिस पे हमने क्या निकाला, एक कंक्लूजन निकाला। पहले प्रीमाइसिस में क्या कहा गया है, ऑल एक्टर्स आर सेलिब्रिटी। ठीक है, सभी जो भी एक्टर हैं वो क्या है, सेलिब्रिटी हैं। और एसआरके एक एक्टर है। ठीक है, तो एसआरके भी क्या होंगे, सेलिब्रिटी होंगे। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज और याद रखिएगा, मतलब लॉजिकल रीजनिंग में अभी आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सब जो चीज वहां पे लिखा है वही चीज आपको मानना है और उसी को क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अपना जैसे कि हम यहाँ पे कोई कह देता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता मोदी। ठीक है, मोदी जी इज एन एक्टर। ठीक है, मोदी जी इज एन एक्टर, अगर ऐसा लिखा होता तो हम ये नहीं कहते कि मोदी जी क्या है, मोदी जी एक्टर थोड़ी है, वो तो क्या है, क्या है, प्रधानमंत्री है। हाँ। ठीक है, तो ये हम नहीं कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो लिखा है उसी को आपको क्या मानना है, यहाँ पे सही मानना है। ठीक है, जो भी लिखा है उसी को सही मानते हुए आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है इसको। तो कभी भी यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब कि रिसर्च में हमने एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन पढ़ा था, याद है आप लोग को, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज सब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, क्या है, क्या है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? आगे पार्ट पीछे से पार्ट है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, जो जैसा है वही हमें उसको देखना। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब क्या है, अपना उसमें क्या करना, अपना मत, जैसे कि किसी भी चीज को लेकर के, जैसे कोई त्योहार है या कोई परंपरा है, उसके प्रति क्या होता है, हमारा अपना एक मत होता है। ठीक है, हमारी एक अपनी श्रद्धा होती है कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन उसको करने के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, वो उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन हुआ। और आपका पारंपरिक क्या आपका ओपिनियन है, मतलब कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वो आपका क्या हुआ, सब्जेक्टिव ओपिनियन हुआ। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव ओपिनियन क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन सबके लिए क्या रहता है, एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ओपिनियन लेकर के चलना है, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो तीन चीज आप लोग यहाँ पे समझिए। सबसे पहले जो हम ये सब देख रहे हैं, ऑल, एस आर के, एस आर के का मतलब यहाँ पे क्या है, सम। ठीक है, ऑल एंड सम आप देखेंगे आगे सभी प्रश्न में ऑल एंड सम आपको दिखेगा। इसको क्या कहा जाता है, क्वांटिफायर। ठीक है, क्वांटिफायर, ऑल एंड सम ये जो है वो सब क्या है, क्वांटिफायर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉट, ये जो आप देखेंगे जैसे कि सॉरी, जैसे कि ये आपका यहाँ पे तो नहीं है, आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, कहीं पे आपको क्या मिलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव समझते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक जो सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, वो आपका क्या होता है, क्वालिटी। ठीक है, ये सम और ऑल जो आप देख रहे हैं, सम ऑल आगे और सभी प्रश्नों में आपको दिखेगा, वो सब क्या है, क्वांटिफायर है। और जो आप अफर्मेटिव या नेगेटिव देखेंगे वो आपकी क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, और इसके बाद ये जो क्या है, जो एक्टर वगैरह आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और इसको या तो प्रेडिकेट कहते हैं या फिर कॉपुला कहते हैं।
ठीक है। लास्ट जो हम लोग जिसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सेंटेंस में आपका क्या रहता है, वर्ब का फॉर्म रहता है, ठीक है, और एक आपका सब्जेक्ट रहता है, एक प्रेडिकेट रहता है। तो जो प्रेडिकेट है उसको कॉपुला कहते हैं, और ये जो है वो आपका सब्जेक्ट है। बाकी जो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा वो आपका क्या है, सॉरी, हाँ, क्वालिटी है। एंड जो सम एंड ऑल है वो क्या है, आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल एस आर पी, ठीक है, मतलब कि सभी एस जो है वो पी है। तो यहाँ पे ऑल एन क्या है, एफर्मेटिव, ठीक है। ये क्या है, ऑल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जहां पे भी आपको दिखेगा ऑल एंड अफर्मेटिव, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए, ई, आई और ओ का कोई एज सच मीनिंग नहीं है, बस इसको डिनोट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जहां पे यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ऑल एंड अफर्मेटिव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल रहती है और क्वालिटी अफर्मेटिव रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। क्या टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं, ए टाइप प्रीपोजिशन उसको कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है, नो एस इज पी, ठीक है, नो एस इज पी। जब यहाँ पे नो का मतलब क्या है, ऑल एस इज नॉट पी, ठीक है, लेकिन उसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, नो एस इज पी, ठीक है। तो ऑल क्या है, यूनिवर्सल है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यूनिवर्सल नेगेटिव को क्या कहा जाता है, ई टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है। जहां पे भी आपको नो एस इज पी या ऑल एस इज नॉट पी, ठीक है, इस तरह का अगर देखा जाए, नो एस एस पी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई टाइप प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव को क्या कहा जाता है, ई टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, सम एस एस पी, ठीक है। सम एस एस पी, सम यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर, कुछ कुछ चीजों के लिए कहा जा रहा है। ऑल मतलब क्या है, सभी के लिए कहा जाता है, यूनिवर्सल होता है। लेकिन सम यानी कि क्या है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ठीक है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव को क्या कहा जाता है, आई टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव को किस टाइप का प्रीपोजिशन कहा जाता है, आई टाइप का प्रीपोजिशन कहा जाता है। एंड सम एस इज नॉट पी, पर्टिकुलर नेगेटिव को किस टाइप का प्रीपोजिशन कहा जाता है, ओ टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर नेगेटिव को किस टाइप का प्रीपोजिशन कहा जाता है, ओ टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एनी डाउट इसमें? समझ गया दीदी। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, जैसे ऑल मैन आर गुड, तो ऑल यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो क्या है, ए टाइप प्रीपोजिशन। ऑल मैन आर नॉट गुड या नो मैन आर गुड, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव, तो क्या हुआ, ई टाइप प्रीपोजिशन। सम मैन आर गुड यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो क्या हुआ, आई टाइप प्रीपोजिशन। एंड सम मैन आर नॉट गुड, पर्टिकुलर नेगेटिव यानी कि ओ टाइप प्रीपोजिशन, ठीक है। यही चीज आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ए टाइप प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ए टाइप प्रीपोजिशन को यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव कहा जाता है। ई टाइप प्रीपोजिशन को यूनिवर्सल नेगेटिव कहा जाता है। आई टाइप प्रीपोजिशन को पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव कहा जाता है। और ओ टाइप प्रीपोजिशन को पर्टिकुलर नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो इन सबको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न हम लोग देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। ऐसा ही प्रश्न आपका देखिए 19 में भी आया हुआ है, अभी भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ऑल टाइगर्स आर एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑल टाइगर्स आर एनिमल, ये किस टाइप का प्रीपोजिशन है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए।
डी। आंचल जी आपको नहीं समझ में आया? मुझे आगे दीजिए 1 मिनट। ठीक है, तो ये डी क्यों है डी? क्योंकि ऑल यानी कि यूनिवर्सल, और यहाँ पे क्या है? अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव को हम क्या कहते हैं? ये आपका वही बताना था आपको, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, ये भी क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। नेक्स्ट, ई डिनोट्स, ई क्या डिनोट करता है? आप भी आंसर दीजिए आंचल जी, ई क्या डिनोट करता है? बी। बी क्यों होगा? अभी देखिए हमने पढ़ा है ई के बारे में। ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव। ई का प्रीपोजिशन कैसा होता है? ई का प्रीपोजिशन होता है नो मैन आर गुड। ठीक है, नो मैन आर गुड। तो यहाँ पे नो क्या है? सभी के लिए कहा जाता है, या फिर इसको इस तरह से अगर आप समझना चाहें तो इसको भी याद रख लीजिएगा, लेकिन आपको लिखा हुआ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऑल मैन आर नॉट गुड। तो यहाँ पे ऑल क्या है? यूनिवर्सल है, और नॉट यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन कहा जाता है ई को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आप लोग याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे आप लोग का नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। सम एनिमल्स are not harmful is an example of which type of following of which of the following type of preposition? Some animal are not harmful. ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव। सम क्या है? पर्टिकुलर है, और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ऑल को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। सम को क्या कहते हैं? पर्टिकुलर। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अफर्मेटिव। अगर नॉट है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये किस टाइप का है? पर्टिकुलर नेगेटिव टाइप का। नेक्स्ट, some students are sincere is an example of which preposition? Some students are sincere. यस, ठीक है, ये क्या है? सम पर्टिकुलर है, यहाँ पे नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव। तो क्या हुआ? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, चलिए, तो ये आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। ए ई आई ओ किसको हम लोग कहते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अलग अलग होते हैं, ये जो हम सिलोजिज्म जिसके अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलोजिज्म जिसके अंदर पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है। सिलोजिज्म क्या है? कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है, जिसमें हमारा दो चीज आता है। अभी हमने देखा यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। ठीक है, फिर यूनिवर्सल के अंतर्गत भी दो आता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, पर्टिकुलर के अंतर्गत भी दो आता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, पर्टिकुलर सॉरी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल एम आर पी। ठीक है, या ऑल एस आर पी, यानी कि सभी जो एम है वो क्या है? पी है। तो उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ए टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं। ये चीज हमने अभी पढ़ा, इसको समराइज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि नो एम आर पी, ये क्या है? किस टाइप का है? यूनिवर्सल नेगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? ई टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका? अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव यानी कि सम एम आर पी, कुछ एम है वो क्या है? पी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओ टाइप सॉरी आई टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है। उसके बाद आपका नेगेटिव होता है क्या? सम एम आर नॉट पी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओ टाइप प्रीपोजिशन
कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है, यहाँ पे पर्टिकुलर एंड अफर्मेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। यहाँ से भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन से भी प्रश्न आपका आता है। बाकी आपको ए, ई, आई और ओ के सेंटेंसेस क्या होते हैं, मतलब वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। पहले यही चीजें हैं, देखिए ए, ई, आई, ओ, ठीक है। इनका ये हिंदी में क्या है ये मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, क्योंकि अभी मुझे इसके पता नहीं है, याद नहीं है, ठीक है। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, वो मैं आपको देख के बता दूंगी। तो पहला तो ये है कि ए, ई, आई, ओ इनके बीच में क्या है, कुछ संबंध होता है, ठीक है। कुछ अलग अलग तरह का इनके बीच में रिलेशंस होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एवरी यानी कि ऑल, ठीक है। एवरी से कंफ्यूज मत होइएगा, एवरी मतलब क्या है, ऑल, ऑल एस इज पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूजिंग भी है और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए, ई, आई, ओ इनके बीच में संबंध होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं ए और आई। जो संबंध ए और आई के बीच में है, वही संबंध क्या है आपका, ई और ओ के बीच में है, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एवरी एस इज पी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंड विद द ट्रूथ, राइज विद द फॉल्सिटी, ठीक है। ऊपर की तरफ वो क्या होता है, फॉल्सिटी की तरफ जाता है, डिसेंड विद द ट्रूथ यानी कि नीचे की तरफ जब वो बहता है, यानी कि अगर हम बोले ऑल एस इज पी, ठीक है, ऑल एस इज पी, या हम लोग बोलें कि ऑल मैन आर गुड, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सम मैन आर गुड, सम मैन आर गुड, इसको भी ट्रू कह सकते हैं क्या? अगर हम इसको ट्रू कह रहे हैं, ऑल मैन आर गुड ये ट्रू है, तो सम मैन और गुड ये भी ट्रू कह सकते हैं क्या? पार्टिसिपेट करिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। कह सकते हैं ऐसा? हाँ, ऑल गुड है तो उसमें से सम तो गुड होंगे ही। गुड होंगे, ठीक है। लेकिन इसी का अपोजिट सम मैन आर गुड है, इसको ट्रू मान रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं ऑल मैन आर गुड? नहीं। नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। एक ठेला में जाते हैं हम लोग, ठीक है, केला आम वहां पे रखा रहता है, आम रखा हुआ है मान लीजिए ठेले में, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑल मैंगोज आर गुड, ठीक है। यहाँ पे सभी मैंगोज को हम क्या कह रहे हैं, गुड कह रहे हैं, मतलब अच्छा कह रहे हैं। तो हम यहाँ से कुछ मैंगो जो हम 1 किलो 2 किलो खरीदेंगे, वो भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो हमने कहा कि सम मैंगोज आर गुड, कुछ मैंगोज अच्छे हैं, कुछ जो आम है वो अच्छे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी आम यहाँ पे होंगे, क्योंकि आपने जो 2 किलो खरीदा है, उसको आपने क्या किया है, छांट करके खरीदा है, ठीक है। उसमें से मतलब क्या कहना चाहिए उसको, सही सही जो है उसको देख करके लिया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सब उस ठेले में रखे हुए सारे आम अच्छे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि डिसेंड विथ ट्रूथ, यानी कि नीचे की तरफ जब आप जाओगे, ऑल मैन आर गुड कहोगे, तो सम मैन आर गुड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन राइज विद द फॉल्सिटी, यानी कि ऊपर की तरफ वो क्या है, फॉल्सिटी से जाता है, यानी कि गलत होता है। अगर हम ये कहते हैं कि सम मैन आर गुड, तो यहाँ पे हम ऑल मैन आर गुड ये डेफिनेटली ट्रू हम नहीं कह सकते, ठीक है। सम मैन आर गुड है, तो ऑल मैन आर गुड ये डेफिनेटली हम ट्रू नहीं कह सकते, फॉल्सिटी से जाता है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सभी आम अच्छे हैं ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ आम अच्छे हैं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो सभी आम अच्छे हैं ये हम नहीं कह सकते डेफिनेटली, ठीक है। समझ में आ गया? ये वाला समझ हाँ में आया? दीदी। हाँ। उसी हाँ तरह दीदी। से इसमें भी है, ठीक है। उसी तरह से सेम रिलेशन इसमें भी है, नो मैन आर गुड, ठीक है। कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, तो सम मैन आर नॉट गुड ये भी सही हो जाएगा। अगर कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, तो कुछ इंसान अच्छे नहीं है, ऐसा हम कहेंगे, वो भी सही होगा,
ठीक है। लेकिन सिमिलरली अगर हम ये कहें कि कुछ इंसान अच्छे नहीं है तो सभी इंसान अच्छे नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, डेफिनेटली हम उसको ट्रू नहीं कह सकते। तो सेम यहाँ पे इस रिलेशन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सब अल्टरनेशन। ठीक है, ए और आई, ई और ओ के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, सब अल्टरनेशन कहा जाता है। पूछा जाता है ए और आई के बीच में जो रिलेशन है या ई और ओ के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या कहा जाता है, उसको सब अल्टरनेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। हिंदी में क्या कहते हैं मैं आप लोग को बता दूंगी बाद में, बाकी आप लोग इसको समझिए पहले। उसके बाद ये वाला समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये वाला रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए ए और आई के बीच में जो रिलेशन है वो ई और ओ के बीच में है, लेकिन ए और ई के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका आई और ओ के बीच में नहीं है, यहाँ पे अलग रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से देखिएगा। पहले हम लोग देखते हैं ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इफ वन इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन है कि अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखिएगा, ए और ई के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ट्रू है तो एक डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, डेफिनेटली वर्ड याद रखिएगा, एक ट्रू है तो एक डेफिनेटली फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों, देखते हैं। वही एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एक ठेले में आम है। ठीक है, ऑल मैंगोज आर गुड। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि सभी मैंगो जो है वो क्या है, सही अच्छे हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई भी मैंगो अच्छा नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? अगर हम इसको ट्रू मान रहे हैं कि सभी मैंगो अच्छे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैंगो अच्छा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं, क्योंकि सभी मैंगो अच्छे हैं हमने पहले ही ट्रू मान लिया। तो आपका ई वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं ऑल मैंगोज आर गुड, तो ई वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दोनों को फॉल्स एक साथ नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑल मैंगोज आर गुड, ये फॉल्स है, और नो मैंगो आर गुड, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ऑल मैंगो आर गुड ये गलत है, तो नो मैंगो आर गुड डेफिनेटली सही हो जाएगा। हम इसको भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि हम सभी आम के बारे में कह रहे हैं, इसलिए एक जो स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स हुआ तो एक स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, अगर एक ट्रू हुआ तो दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ये पूछा जाता है, जो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ये ऐसा रिलेशन किसके बीच में रहता है या उस रिलेशन को क्या कहते हैं, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी अपोजिशन। ठीक है, और वो रिलेशन किसके बीच में रहता है, ए और ई के बीच में रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ए और ई के बीच में जो रिलेशन है वो हाँ एक दीदी। ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आई और ओ के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आई और ओ के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी अपोजिशन। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको कॉन्ट्रेरी भी कहा जाता है, सब कॉन्ट्रेरी कहा जाता है, अपोजिशन नहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉन्ट्रेरी या सब कॉन्ट्रेरी भी कहा जाता है या कॉन्ट्रेरी अपोजिशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू। ठीक है, बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि अगर एक फॉल्स है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक मिनट वेट कीजिए, शायद नेटवर्क इशू। हाँ, ठीक है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सम मैंगोज आर, यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं सम मैंगोज आर गुड। ठीक है, सम मैंगोज आर गुड, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फॉल्स कह रहे हैं। ठीक है, गलत है, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ मैंगो क्या है, गुड नहीं है।
तो दूसरा क्या है, सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि सम मैंगो आर नॉट गुड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फॉल्स मान रहे हैं, ठीक है। सम मैंगोज आर नॉट गुड, इसको हम लोग फॉल्स मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम बोल रहे हैं हाँ कि कुछ मैंगो यहाँ पे क्या है, अच्छे नहीं है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, फॉल्स मान रहे हैं, ठीक है, गलत मान रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आम अच्छे, सॉरी, कुछ आम अच्छे हैं, ठीक है, सम मैंगोज आर गुड, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, फॉल्स मान रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि कुछ आम अच्छे हैं, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, फॉल्स मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। तो सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। समझ गया दीदी। ठीक है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी अपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा हमारा ए और आई में क्या था कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, उसी तरह दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सम मैंगोज आर नॉट गुड, इसको अगर हम लोग ट्रू मानते हैं, सही मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये ट्रू, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते, इस टाइप का रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी। एक बार इसको फिर समझिए क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है। एक मिनट, ठीक है, सब कॉन्ट्रेरी को हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास मैंगोज हैं, वही एग्जाम्पल, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि कुछ जो आम है वो अच्छे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ट्रू मान रहे हैं। कुछ आम अच्छे हैं, इसको हम लोग ट्रू मान रहे हैं, मतलब कि क्या है, कुछ आम गंदे हैं, मतलब कुछ आम अच्छे नहीं है, ठीक है। कुछ आम अच्छे हैं, अगर हम ऐसा मान रहे हैं, तो कुछ आम अच्छे नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सम मैंगोज आर नॉट गुड, ऐसा कहना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ आम तो क्या कहते हैं, उसमें से अच्छे नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रेरी। तीन रिलेशन हमने पढ़ा, सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्रेरी एंड सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है। एक चौथा इसमें रिलेशन आपको आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन यानी कि अगर ए सही है तो ओ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि if one is false then other must be true, if one is true then other must be false, ठीक है। अगर ए सही है तो ओ गलत होगा, अगर ओ सही है तो ए गलत होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी ऑल मैंगो आर गुड, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ट्रू मान रहे हैं। तो सम मैंगो आर नॉट गुड, इसको हम लोग क्या मानेंगे, फॉल्स, क्योंकि सभी मैंगो को अगर हम लोग सही मान रहे हैं तो कुछ मैंगो सही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ट्रू मानते हैं कि कुछ मैंगो अच्छे नहीं है, तो सभी मैंगो अच्छे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आई और ई के बीच में होता है, अगर हम कहें कि नो मैंगो आर गुड, तो सम मैंगो आर गुड ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि सम मैंगो आर गुड, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग फॉल्स मान, ट्रू मान रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको विरोधी कहते हैं हिंदी में। बाकी इन सब का मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, इसको मैं आप लोग को बता दूंगी। क्लियर है रिलेशन सारे? हाँ दीदी। ठीक है, तो ये हाँ दीदी। आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या सिलोजिज्म कहते हैं इसको, जिसमें आपका रिलेशन कैसा होता है, द फोर रिलेशन इन द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में बी कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्ट्रेरी। पहला कॉन्ट्रेरी किसके किसके बीच में होता है बताइए,
ए और ओ के बीच में। ए और ओ के बीच में, ए और ए और आई के बीच में। अरे ए और ई के बीच में होता है कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप, ठीक है, याद रखिए। एटलीस्ट वन इज फॉल्स, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, उसमें से एक तो फॉल्स होगा, ठीक है, हमने यही पढ़ा है ना कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी, सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, एक मिनट, if one is true, other must be false, both cannot be false, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें से बोथ ट्रू नहीं हो सकते, यानी कि बोथ यहाँ पे ये आएगा, बोथ फॉल्स नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है। अब सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, एटलीस्ट वन इफ ट्रू, वन इज ट्रू, नो बोथ कैन फॉल्स, इसमें भी क्या है, बोथ फॉल्स नहीं हो सकते, सब कॉन्ट्रेरी किसके बीच में रहता है, इसके और इसके बीच में रहता है, ठीक है। अगर ए गलत है तो क्या होगा, आई सही होगा, ठीक है, यही हमने पढ़ा है ना कि अगर ए सही है तो नीचे की तरफ क्या जाएगा आपका, आई, ठीक है। एक मिनट, सब सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और आप लोग को भी कंफ्यूज कर रही हूँ, सॉरी, ठीक है। कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, हाँ, यहाँ पे सब कॉन्ट्रेरी में आपका क्या है, यहाँ पे मे बी ये उल्टा लिखा गया, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है, मैं आप लोगों को कल ये बताऊंगी, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये अपोजिट हो गया है, ठीक है, तो इसको एक बार मैं चेक करके आप लोग को कल बताऊंगी क्लियरली, ठीक है, बाकी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है, इसको मैं कल करेक्ट करके आप लोग को बताऊंगी। चलिए इसके रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, क्लियर दिख रहा है ये, हाँ, इफ द प्रीपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, ठीक है, अगर हम ये मानते हैं ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, ये क्या है, गलत है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू, तो कौन से हम प्रीपोजिशन को हम लोग ट्रू कह सकते हैं, डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं, कौन से प्रीपोजिशन, बी, सम थीव्स आर नॉट पुअर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था, समझ में आया आपको आंचल जी, हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देखा है ना, इसमें क्या होता है, ए ई आई और ओ, ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऑल थीव्स आर पुअर, ऑल थीव्स आर पुअर, ये क्या है आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि ए टाइप प्रीपोजिशन है। हमने अभी देखा ए टाइप प्रीपोजिशन अगर ट्रू फॉल्स है तो उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए हम लोग सम थीव्स आर नॉट पुअर, सम थीव्स आर नॉट पुअर, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है, तो नहीं, बी ऑप्शन है, आपने सी ऑप्शन बोला क्या, बी। हाँ बी ऑप्शन, ठीक है, सम थीव्स आर नॉट पुअर, क्यों, यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप होता है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एक फॉल्स है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, कौन सा रिलेशन बन रहा है, सम थीव्स आर नॉट पुअर, ये क्या है, ओ टाइप प्रीपोजिशन है, और ओ और ए के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्ट, ये भी अभी आप लोग समझते चलिए, यहाँ पे भले ये पूछा नहीं गया है लेकिन कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बन रहा है। देखिए इस टाइप का प्रश्न भी पूछा गया है, इफ टू प्रीपोजिशन आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट
they cannot both be false, although they may both be true. Then their relationship is called. दोनों एक साथ false नहीं हो सकते, दोनों एक साथ true हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डी ऑप्शन, सब अल्टरनेशन। अचल जी, आपको क्लियर नहीं हुआ है क्या? बी क्लियर ऑप्शन, हुआ है। सब कॉन्ट्ररी। बोथ कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, इफ टू प्रीपोजिशन आर कनेक्टेड इन सच, क्या बोल रहे हो? सॉरी, मैंने आपका नहीं क्लियर हुआ है ऐसा बोले क्या? नहीं दीदी क्लियर हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हार्ड लग रहा है। हार्ड लग रहा है? ये तो बहुत इजी है। यहाँ से आपको ये सारी, जब आपको ये पूछा जा रहा है कि सब कॉन्ट्रेरी है या क्या रिलेशन है, ये तो बहुत इजी है। इसके बाद तो आपको फिर कंक्लूजन वगैरह ड्रॉन करने के लिए बोला जाता है, बहुत सारे इसमें हार्ड आते हैं। ठीक है, और हाँ ये भी चीज है कि आप इसको थोड़ा सा इनको पहले समझिए। अगर आप इनको नहीं समझेंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर आपको नहीं समझ में आया, वो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर आप आगे भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, आगे के प्रश्न फिर आपके नहीं बनेंगे। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है बेसिकली आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे ही है, क्योंकि आपका मूड आप देखेंगे, फिगर जो आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो आप देखेंगे, ठीक है, इसके आगे ये सारे प्रश्न आते हैं। मूड्स मूड्स निकालना होता है, फिगर्स निकालने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, तो वो सभी आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे ही, और आपका ये जो सिलॉजिज्म है, ठीक है, जो हमने सिलॉजिज्म पढ़ा उसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, और हमने जो सिलेबस में और भी क्या क्या देखा था, वेन डायग्राम जो आपका है, ठीक है, वेन डायग्राम भी इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, और बेसिकली आपका जो देखा जाए वेस्टर्न लॉजिक जो है वो आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार हम लोग इसको और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, स्क्वायर ऑफ पोजीशन अगर आप लोग को क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग आगे नहीं देख सकते, नहीं समझ में आएगा चीजें। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग रिवाइज भी कीजिएगा, अभी मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगी, और एक बार फिर से हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं हम लोग। इफ टू प्रीपोजिशन आर कनेक्टेड इन सच अ वे, मतलब कि दो प्रीपोजिशन है वो इस तरह से कनेक्टेड हैं दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ठीक है, वो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, अल्दो दे में बोथ बी ट्रू। ठीक है, वो दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, देन देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो उस रिलेशनशिप को क्या कह सकते हैं? मेरे को लग रहा है कि ये डायग्राम ही इसमें कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे डायग्राम में ही कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को, क्योंकि ये ट्रू हो सकता है दोनों, और ये मतलब ये वाला चीज सही है आपका यहाँ पे। क्योंकि देखिए, अगर अगर हम लोग ये कहें कि एक ठेले में आम रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें से कहें कि ऑल मैंगोज आर गुड, ठीक है, ऑल मैंगोज आर गुड, तो नो मैंगोज आर गुड, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे क्या है कि सम मैंगोज आर गुड एंड सम मैंगोज आर नॉट गुड, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो बोथ कैन बी फॉल्स, बट बोथ कैन बी, अरे यार देखो मैं पढ़ने में ही गलती कर रही हूँ, बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, मतलब दोनों क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, एंड बोथ कैन बी ट्रू। ठीक है, आप लोग देख के भी नहीं बता रहे हैं मुझे कि यहाँ पे कैन बी लिखा हुआ है, ये कैन नॉट नहीं है। ठीक है, बोथ कैन बी ट्रू, यानी कि दोनों ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैन नॉट करके फिर उसको समझा भी दिया, और आप लोग देख के भी नहीं बता रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। बोथ जी कैन बी फॉल्स, ठीक है, मतलब क्या है, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, इसको मैंने आप लोग को अपोजिट बताया था, है ना,
कि दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, बताया था मैंने, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। क्यों, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे जैसे ठेले में आम रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग ये कहें कि ऑल मैंगोज आर गुड, ठीक है, ऑल मैंगोज आर गुड अगर हम कह रहे हैं, तो नो मैंगोज आर गुड ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। ऑल मैंगोज आर गुड इसको हम लोग ट्रू मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सम मैंगोज आर गुड, सम मैंगोज आर गुड, ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सम मैंगोज आर नॉट गुड, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। ऑल मैंगोज आर गुड ये भी गलत हो जाएगा, नो मैंगोज आर गुड ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ मैंगो अच्छे हैं और कुछ मैंगो अच्छे नहीं है। तो इसलिए बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है। मैं यहाँ पे पढ़ने में गलती कर रही थी, यहाँ पे कैन नॉट नहीं लिखा है, ओनली कैन लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्लियर है, हाँ दीदी। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही गलती कर रहे थे, यहाँ पे भी मैं क्या पढ़ रही थी, इसको कैन नॉट पढ़ रही थी, लेकिन ये क्या है, कैन है, ठीक है। इफ एफ मतलब इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू, अगर एक फॉल्स है यानी कि सम मैंगोज आर गुड, अगर हम ये बोले तो दूसरा इसको हम लोग फॉल्स बोले तो क्या हो जाएगा, सम मैंगोज आर नॉट गुड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि कुछ मैंगो अच्छे है, ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, फॉल्स मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, तो कुछ मैंगो अच्छे नहीं है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोथ कैन बी ट्रू, दोनों सही हो सकता है, ठीक है, कुछ मैंगो अच्छे हो सकते हैं, कुछ मैंगो अच्छे नहीं हो सकते, तो बोथ कैन बी ट्रू, ठीक है। अब समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि मैं वहां पे पढ़ने में गड़बड़ी कर रही थी और इस वजह से सारा कंफ्यूजन हुआ था। एनी डाउट? दीदी तो फिर ये ठीक है ना जो चार्ट बनाए हाँ, डायग्राम? ये चार्ट बना है वो भी ठीक है और ये भी सही है, ठीक है। ओके। चार्ट बना है वो भी, चार्ट बना है वो ठीक है, बट एक्चुअली क्या है ना कि मैं उसको पढ़ने में गड़बड़ी कर रही थी, उसको मैं कैन नॉट पढ़ रही थी बट वो कैन था, ठीक है। और ये भी सही है, हाँ। ठीक है। कॉन्ट्रेरी में हमारे क्या होता है, एटलीस्ट वन इज फॉल्स, एक को फॉल्स होना ही पड़ेगा, अगर एक को हम लोग ट्रू मान रहे हैं तो एक हमारा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ऑल मैंगोज आर गुड अगर हम कहेंगे तो नो मैंगो आर गुड इसको भी हम लोग ट्रू नहीं कह सकते, ठीक है। एक आपका फॉल्स होगा, एक आपका ट्रू होगा, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। सिमिलरली आपका इसमें भी, एक मिनट, हाँ इसमें, अरे इसमें भी आपका यही है, ठीक है। तो ये भी सही है आपका, और अरे क्या हो रहा है ये भी आपका सही है और वो भी आपका सही है, ठीक है। अब क्लियर है, अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए यही हम लोग पढ़ रहे थे ना, टू प्रीपोजिशन, इसको एक बार फिर से देखिए, आप शायद आप लोग को समझ में आए। चलिए देखिए, if two preposition are connected in such a way that they cannot both be false, एक साथ false नहीं हो सकते, although they can both be true, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं बट दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ऐसा रिलेशन हमारा किसका होता है, सब कॉन्ट्ररी। हाँ सब कॉन्ट्रेरी, ए आई। ठीक है, आई और ओ के बीच में रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी किसके बीच में रहता है, ए और ई के बीच में रहता है। इसमें क्या होता है, बोथ कैन बी फॉल्स बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते।
सब कॉन्ट्रेरी में क्या है, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं बट दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सब अल्टरनेशन में कैसा रिलेशन होता है, अगर ए सही है तो आई क्या होगा, सही होगा, लेकिन आई सही है तो ए को हम सही नहीं मान सकते। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, विरोधी होता है, अगर ए सही है तो ओ गलत होगा, अगर ई सही है तो आई गलत होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन ये किसके बीच में रहता है, ए और ओ, ए और सॉरी ई और आई के बीच में रहता है। सब अल्टरनेशन किसके बीच में रहता है, ए आई और ई और किसके बीच में, ओ के बीच में। ठीक है, ये सारे रिलेशन कहाँ कहाँ पे रहते हैं आप लोग ध्यान में रखिए, क्या क्या रिलेशन होता है, उनके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। चलिए एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन शायद देखते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है अमंग द following preposition two are related in such a way that one is denial to the other, denial यानी कि वही। ठीक है, which are those preposition, select the correct code। denial मतलब क्या होता है, diagonal। ठीक है, डेनियल अरे डेनियल मतलब क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल में कौन सा रिलेशन रहता है, डायगोनल में कौन सा रिलेशन रहता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन वाला यहाँ पे कौन सा है, देखिए जब भी आप लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का सॉल्व करते हैं तो एक रफ डायग्राम आप लोग इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, जब भी करते हैं तो आप लोग को इजी पड़ेगा, ए ई आई ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्या रिलेशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और इनमें क्या रिलेशन है वो आप लोग देख लीजिए। प्लस इसके साथ आपको और क्या याद होना चाहिए कि ए का सेंटेंस कैसा होता है, ई का सेंटेंस कैसा होता है, आई का सेंटेंस कैसा होता है, और ओ का सेंटेंस क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले आप लोग निकाल लीजिए, ये क्या है, ऑल मैन आर इक्वल टू सॉरी ऑल वुमेन्स आर इक्वल टू मेन। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है, मतलब ये कौन सा प्रीपोजिशन है, विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, कैसा प्रीपोजिशन है बताइए। यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, मतलब ए टाइप है ना। सम वुमेन आर इक्वल टू मेन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। आई टाइप। आई टाइप। ठीक है, फिर क्या है, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मेन, ओ टाइप। पर्टिकुलर नेगेटिव। और नो वुमेन आर इक्वल टू मेन, ई टाइप। यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या करना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी डेनियल रिलेशनशिप किसके बीच में है, ए और ओ के बीच में। हाँ डी। ठीक है, तो डी, अब देखिए यहाँ पे आई बी और डी ऑप्शन दिया है आपका, बी और डी के बीच में भी है डेनियल रिलेशनशिप, लेकिन हमारे पास बी और डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन रहता बी एंड डी तो वो ऑप्शन भी आपका सही होता। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बी और डी का। आपको क्या क्या ऑप्शन दिया है, ए और बी का, ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है बताइए, ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्रेरी नहीं, सब अल्टरनेशन। ए और आई के बीच में क्या रिलेशन रहता है, सब अल्टरनेशन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ए और डी, ए और डी के बीच में कैसा रिलेशन है, ए और डी के बीच में यहाँ पे है आपका कॉन्ट्रेरी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ये चीजें आप लोग को, जब आप लोग ये सॉल्व कर पाएंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा चीजें। ठीक है, उसके बाद सी और डी, सी और डी के बीच में कैसा रिलेशन है, ई और ओ के बीच में क्या रिलेशन होता है,
स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का वो डायग्राम पूरा आपके माइंड में होना चाहिए। ये भी क्या होता है, सब अल्टरनेशन ही होता है। ए और हमने बताया था ना कि ए और आई और ई और ओ के बीच में क्या होता है, सब अल्टरनेशन होता है। ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी, ए और ओ के बीच सॉरी आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्रेरी, और ए और ओ आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्टेड। ठीक है, ये दिमाग में आप लोग को पूरा होना चाहिए। ये डायग्राम जो है ना बिठा लीजिए दिमाग में, किसके किसके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है उनके बीच में। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे बोथ फॉल्स हो सकते हैं बट बोथ ट्रू नहीं हो सकते, बोथ ट्रू हो सकते हैं बट बोथ फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूरा स्क्वायर ऑफ अ पोजिशन अगर आपके यहाँ पे आया तो पूरा ये जो डायग्राम है वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, या तो फिर आप अपने कॉपी में जो आपको पेज दिया जाएगा उसमें छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका एक प्रश्न है, among the following preposition two are related in such a way that they cannot both be true they but can both be false। ठीक है, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते बट बोथ कैन बी फॉल्स। सेलेक्ट द कोड एंड स्टेट दोज टू प्रीपोजिशन। पहले तो ये निकालिए कि ये जो दिया हुआ है, टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट बोथ कैन फॉल्स। ऐसा रिलेशन किसके बीच में रहता है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ऐसा रिलेशन किसके बीच में रहता है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं बताइए। आंचल जी बताइए क्या कहते हैं उस रिलेशन को, जब दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों फॉल्स हो सकते, क्या कहते हैं, किसके बीच में रहता है ऐसा रिलेशन। कॉन्ट्ररी, ए और ई के बीच में। हाँ, ए और ई के बीच में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में जाइए, पहले ए स्टेटमेंट कौन सा है, आई स्टेटमेंट कौन सा है, ई स्टेटमेंट क्या है, ओ स्टेटमेंट क्या है, सब लिख लीजिए। ठीक है, एवरी स्टूडेंट, एवरी मतलब ऑल स्टूडेंट आर अटेंटिव, ये कौन सा है, विच टाइप ऑफ ए, प्रीपोजिशन, ए टाइप प्रीपोजिशन। ठीक है, सम स्टूडेंट आर अटेंटिव, विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, आई टाइप प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, नेवर यानी कि स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव यानी कि नो स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, ई टाइप। देखिए मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे दे दिया कि नो स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, ऐसा ना देकर के इन्होंने क्या दे दिया, स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव। मतलब ये क्या है कि कोई भी स्टूडेंट कभी अटेंटिव हो ही नहीं सकता, है ना, यही मतलब है ना इसका। स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव मतलब कोई स्टूडेंट अटेंटिव हो ही नहीं सकता, मतलब क्या है, नो स्टूडेंट आर अटेंटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मीनिंग भी समझ में आना चाहिए क्योंकि वहां पे शब्दों का हेर फेर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, ओ टाइप। ओ टाइप। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, ए और ई के बीच में होता है और उसको हम लोग कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहते हैं। तो ए कौन से में है, ए वाला आपके ए में है और ई वाला आपके किस में है, सी में है। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। पहले प्रश्न में ये निकाल लेना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से टाइप का प्रीपोजिशन है, फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न और होंगे, देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न रख दिए शायद मैंने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अभी देखा नहीं, ये वाला देखना है। चलिए, if two standards form categorical preposition with the same subject and predicate are related in such a manner। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे ही बताया गया है, आगे आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है। if one is undetermined then other must be undetermined, what is this relationship। अगर एक डिटरमाइंड नहीं है तो दूसरा भी डिटरमाइंड नहीं होगा। ठीक है, अगर एक को अगर हम कहें कि ये अनिश्चित है तो दूसरा भी अनिश्चित होगा। ये हम किस टाइप का रिलेशनशिप का ऐसा हम कह सकते हैं।
सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन, हाँ ठीक है। क्यों क्यों कहेंगे ऐसा, बताइए। ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में। हाँ सब अल्टरनेशन है, ठीक है ये तो है। लेकिन देखिए जैसे कि हम लोग ए और ई के बीच में अगर हम ये कहेंगे कि वन इज अनडिटरमाइंड, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि ये डेफिनेटली कह रहा है, ठीक है, अगर हम लोग कहें कि एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरा भी अनडिटरमाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और आई के बीच में क्या कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ए डिटरमाइंड नहीं है, मतलब कि पता नहीं है कि ए ट्रू है या फॉल्स है, तो ई को हम लोग ट्रू या फॉल्स मान सकते हैं, ठीक है। एक बार के लिए हम उसको ट्रू या फॉल्स मान सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे भी हम अल्टरनेशन में भी हम मान सकते हैं, आई और ओ के बीच में जो है उसमें भी हम लोग मान सकते हैं। लेकिन जो सब अल्टरनेशन है उसमें हम लोग अनडिटरमाइंड है, तो इसको भी अनडिटरमाइंड, जैसे कि मैंगो वाला ही ले लीजिए आप लोग। तो अगर हम लोग कहें कि ऑल मैंगोज आर नॉट गुड, ये अनडिटरमाइंड है, मतलब पता नहीं है कि ऑल मैंगोज आर गुड है या नहीं, तो हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि सम मैंगोज आर गुड, ठीक है। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी अनडिटरमाइंड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्सिटी एंड जो ट्रूथ है वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, और फॉल्स है वो क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, फॉल्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो दोनों का अलग अलग है, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी। यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, हमें पता है कि एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग अनडिटरमाइंड नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा चलेगा, लेकिन इसमें हमें एक डिटरमाइंड होना ही चाहिए, तभी हम लोग क्या है अल्टरनेशन मतलब कि दूसरे का पता लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, सब अल्टरनेशन जो है वो अ, आपका जो पूछा गया है उसमें सब अल्टरनेशन जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक और दिया हुआ है, एज पर द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, जो हमने पढ़ा जो 4 डब्बे वाला उसी को कहते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। इफ ए प्रीपोजिशन इज गिवन एज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर ए को ट्रू दिया जाए तो कौन सा जो स्टेटमेंट है उसको भी हम लोग करेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, पढ़िए। इसमें आप ये देखिए, ए प्रीपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे रहता है ना ए ई आई और ओ, ठीक है। तो ए प्रीपोजिशन अगर ट्रू है तो हम लोग किसको और ट्रू मानते हैं, अगर ए प्रीपोजिशन ट्रू रहता है तो हम लोग कौन से प्रीपोजिशन को ट्रू मानते हैं, बताइए। आंचल जी आप बताइए, अगर ए प्रीपोजिशन को हम लोग डेफिनेटली ट्रू कह रहे हैं तो विच प्रीपोजिशन इज ट्रू, आई। आई प्रीपोजिशन, राइट। हाँ आई प्रीपोजिशन, क्योंकि ए ट्रू है तो आई क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे उसी को आपको देखना है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, अगर ए से ही आपका ए ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स। अगर ए ट्रू है तो ओ डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स। लेकिन ए ट्रू है तो आई डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। यही हमसे पूछा है ना। एज पर द classical square of opposition, if a preposition is given as true then which one of the following is correct, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए ई प्रीपोजिशन इज फॉल्स, आई प्रीपोजिशन इज ट्रू एंड ओ प्रीपोजिशन इज फॉल्स, ठीक है। ई प्रीपोजिशन इज फॉल्स, यस, आई प्रीपोजिशन इज ट्रू एंड ओ प्रीपोजिशन इज फॉल्स, ये भी ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ई प्रीपोजिशन इज ट्रू, नहीं, ए ट्रू है तो ई कभी ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। आई प्रीपोजिशन इज ट्रू, ये तो सही बोला गया है, एंड ओ प्रीपोजिशन इज ट्रू, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ए ट्रू है तो ओ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आएगा, समझ में आया है, आ रहा है, हाँ दीदी। ठीक है। तो आपको आ रहा है आंचल जी, नहीं दीदी एक बार फिर से समझाइए।
ठीक है, हमने क्या बोला है, जब ये पहले डायग्राम आप याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए रहता है, अगर ए को हम लोग ट्रू मानते हैं तो ई क्या हो जाता है, फॉल्स। यहाँ पे हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, कॉन्ट्रेरी रिलेशन पढ़ा था। कॉन्ट्रेरी में क्या बोला था, बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है। दोनों एक साथ फॉल्स तो हो सकते हैं बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो अगर हमने ए को ट्रू मान लिया तो ई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। ए को ट्रू माना है तो ई क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, विरोधी है, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, विरोध। तो यहाँ पे अगर ए को ट्रू मानेंगे तो ओ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने सब अल्टरनेशन में क्या माना था कि अगर ए ट्रू है तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आई क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ट्रू हो जाएगा। लेकिन आई ट्रू है तो ए को हम लोग ट्रू नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ए ट्रू है तो आई हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ई प्रीपोजिशन इज फॉल्स, यस, ए ट्रू है तो ई प्रीपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, आई प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ओ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, वही चीज आपको क्या करना है, आप समझ में आ गया। हाँ दीदी। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, देखिए, ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, दिस इज एन इंटेंस ऑफ, ये दोनों में क्या रिलेशन है, यही पूछा जा रहा है। ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, आंचल जी आप बताइए कैसा प्रीपोजिशन है ये, कौन सा प्रीपोजिशन है। ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, कौन सा प्रीपोजिशन है, ए ई आई ओ, कौन सा, हाँ, बी वाला ऑप्शन। ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ मैं, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ए है, आई है, ओ है या ई है। आई। नहीं, मतलब आपको ए। प्रीपोजिशन ही क्लियर नहीं है। मैं ए। सबसे यही समझा रही हूँ, ए क्या है, यूनिवर्सल है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नहीं है तो क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब ए प्रीपोजिशन, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा से सुनिएगा, जब मैं डालूंगी, एक दो दिन के अंदर मैं डाल दूंगी, तो आप इसको दोबारा से सुनिएगा कि ए प्रीपोजिशन क्या होता है, आई प्रीपोजिशन में क्या होता है, ई प्रीपोजिशन क्या होता है और ओ प्रीपोजिशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, few students did not clear their examination, which type of preposition, few मतलब यहाँ पे सम, ठीक है, few का ओ। मतलब क्या है, सम, ओ टाइप ओ। प्रीपोजिशन। दिस इज एन इंटेंस ऑफ, कैसा रिलेशन है, ए और ओ के बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉन्ट्रोडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप लोग को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, पहले इसीलिए मैंने आप लोग को शुरू में ही बोला था, अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे की कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैंने आप लोग को ए, आई, ई और ओ का क्या सेंटेंस होता है ये मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से फिर से देखिएगा और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन बाकी है, अरे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी आप लोग खुद बनाइएगा। According to traditional square of opposition, if two preposition are not related, that they cannot both be false, although they both be true, they are called, दोनों एक साथ false नहीं हो सकते, दोनों एक साथ true हो सकते हैं, उस relationship को हम क्या कहते हैं, दोनों एक साथ false नहीं हो सकते बट दोनों एक साथ true हो सकते हैं। आचार्य जी बताएंगे, दोनों एक साथ false नहीं हो सकते, दोनों एक साथ true हो सकते हैं, किसको कहते हैं, अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी,
कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी या अल्टरनेशन? क्या रिलेशन में ऐसा होता है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते बट दोनों ट्रू हो सकते हैं? सॉरी, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों ट्रू हो सकते हैं एक साथ, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, ऐसा होता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप फिर से पढ़िएगा, इसको फिर से देखिएगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या है, एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगा, इसमें ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपका किस में आता है, ए आई ओ और ए ई में। ए ई में क्या हो सकता है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। और सब अल्टरनेशन में क्या होता है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, preposition if preposition so related that they cannot they ट्रे cannot be फॉल्स हो false, सकते हैं, मतलब they ए और cannot be ई। false although they both can be true, ठीक है। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। ऐसा रिलेशन किस में रहता है, आई और ओ के बीच में। और इस रिलेशन को क्या कहते हैं बताइए, आई और ओ के बीच के रिलेशन को क्या, कॉन्ट्ररी। हाँ, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्रेरी नहीं, सब कॉन्ट्रेरी कहते हैं। कॉन्ट्रेरी ए और आई के बीच, ए और ई के बीच को कहा जाता है। सब कॉन्ट्रेरी किसको कहा जाता है, आई और ओ के बीच को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ही है और ऐसा ही आता है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखिए। अरे ज्यादा टाइम हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ए प्रीपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ठीक है, इज टेकन टू बी ट्रू। ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, इसको ट्रू लिया जाता है। ये कौन सा प्रीपोजिशन है बताइए, ऑल रिपब्लिक्स आर ट्रू, ए, ए ट्रू है, ठीक है, ए को ट्रू लिया जा रहा है, ए प्रीपोजिशन को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन कैन बी फॉल्स, तो कौन सा कौन सा प्रीपोजिशन फॉल्स हो सकता है, कौन कौन से प्रीपोजिशन फॉल्स होंगे। तो पहले तो ये निकाल लीजिए, ओ ए, फॉल्स होंगे। ई, आई और ओ, ठीक है। अगर ए ट्रू है तो आई क्या होगा, ए ट्रू है तो आई क्या होगा, ट्रू होगा। होगा। ए ट्रू है तो ई क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। ए ट्रू है तो ओ क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ई और ओ प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालिए, रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ई। रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ओ। ओ। नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ये एक तरह से देखा जाए तो किसी तरह का प्रीपोजिशन नहीं बन रहा है, ठीक है। रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल अगर हम लोग इसको बोले तो, क्योंकि नो रिपब्लिक्स, ग्रेटफुल पे हमें रिपब्लिक नहीं लगाने, यहाँ पे रिपब्लिक पे नो लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तरह से नो रिपब्लिक। तो आपका ये वाला जो है वो बेसिकली ई बन रहा है, ठीक है। और ये वाला देखिए, सम रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ये कौन सा बन रहा है, आई। आई। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फॉल्स करना है, ई और ओ को फॉल्स करना है। तो ई हमारा क्या है, थर्ड वाला, और सेकंड वाला आपका क्या है, ओ, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक आपका बी हो गया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोग को इसको चेक करके बता दूंगी। यहाँ पे लेकिन डी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि ई और ओ हमारा दोनों क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर ए ट्रू होता है तो ई फॉल्स होता है और ओ भी क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आपका मिडिल माइनर और मेजर टर्म हम लोग नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। इसके पहले आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ए प्रीपोजिशन क्या होता है, आई प्रीपोजिशन क्या होता है और ई प्रीपोजिशन क्या